Hello everyone, this is Sahil. Hello everyone, this is Niharika. हेलो, मेरा नाम पुष्कर है। So Niharika, congrats that now you are part of Sociology Department, JNU MA. निहारिका, आप JNU में नया नहीं है, पहले भी आप JNU के पार्ट थे स्कूल ऑफ लैंग्वेज में, लेकिन वहाँ से सोशल साइंसेस में आना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज सोशल साइंस की स्टडी बिल्कुल अलग है। तो आपने ये जर्नी को कैसे अकम्प्लिश किया? हाँ सर, इट्स ट्रू कि लैंग्वेज में आप जब होते हो तो आप किसी और कंट्री का लैंग्वेज पढ़ रहे होते हो और मेरा ग्रेजुएशन चूँकि लैंग्वेज में रहा 3 साल का, तो कहीं ना कहीं जो मेरी जर्नी थी एक फॉरेन लैंग्वेज में, उसी ने मुझे मोटिवेट किया सोशियोलॉजी के लिए। क्योंकि व्हेन यू आर लर्निंग लैंग्वेज, आप किसी और सोसाइटी को पढ़ते हो, उसके कल्चर को पढ़ते हो, लैंग्वेज को पढ़ते हो, एथनिसिटी को पढ़ते हो। तो वहाँ से मेरा जो है एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ सोशियोलॉजी में, और उसके बाद मैं आपसे मिली, मेरी आपसे बात हुई और आप पीएचडी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में। तो आपने काफ़ी बढ़िया हमको गाइड किया कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए एग्ज़ाम को लेके, क्या पढ़ना चाहिए हमको एग्ज़ाम में, और हाउ वी शुड टेक सिलेबस। तो सर आपने काफ़ी हेल्प की मुझे और जो भी मेरे बैच में जो लोग थे। तो रिज़ल्ट हमारा आ गया और थैंक यू सो मच सर दैट वी आर हियर फाइनली। या यू मोस्ट वेलकम। और आपने एक ऐसे ईयर में एंट्रेंस को क्वालिफाई किया जब कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी को शेयर करें कि आपने कैसे फाइनली इस एंट्रेंस को क्रैक किया। जो जर्नी मेरी थी, ऑफ कोर्स गाइडेंस सर आप ही से लिया है पूरा। तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का नहीं था, तो आई स्टार्टेड विथ इग्नू मटेरियल्स जैसा आपने बताया, और फिर आपके लेक्चर्स ने मेरा काफ़ी सारा जो बाउंड्री ऑफ मेरा नॉलेज था उसको क्लियर किया। और साथ में आपने जितने भी क्वेश्चंस मुझे बताए जो मुझे लगाने थे वो मैंने किया। और बीच बीच में काफ़ी टाइम हम डिमोटिवेट भी होते हैं व्हेन वी आर इन अ जर्नी टू क्रैक समथिंग और क्रैक एनी एग्ज़ाम। तो सर यू वर वेरी मोटिवेटिंग दैट टाइम, और उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी और फाइनली एग्ज़ाम मेरा निकल गया। हाँ, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि मोटिवेशन अपनी जगह पे है। मोटिवेशन आप कोई वीडियो देख लोगे तो बहुत हाई हो जाएगा, किसी चीज़ को सोच लोगे तो बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन हमेशा हाई सेंस ऑफ मोटिवेशन में कोई रह नहीं पाता। तो इसलिए आप डिसिप्लिन डेवलप करें। डिसिप्लिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप मोटिवेटेड नहीं भी हो और डेली 4 घंटे की पढ़ाई कर लियो तो सिलेक्शन तो हो ही जाना है। So I would like to say to everyone that discipline and focus is more important than motivation, because motivation is totally transient, while discipline, it help you even when you are demotivated or you are amotivated. पुष्कर, आप अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहे हो, तो आपकी भी JNU की जर्नी रही है, तो आप अपनी जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करते हो? आपका बैकग्राउंड क्या है? JNU में आके आपको कैसा लगा? और आप सिविल सर्विसेज मेंस में भी अपियर हुए हो अभी, तो JNU से आपको कितनी मदद मिला? JNU में किस तरीके की इश्यूज आपने फेस किया, या JNU के बारे में जो भी आप बताना चाहते हो आप बताओ। मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है निहारिका से। निहारिका ने कॉलेज लाइफ देखा फर्स्ट सेम से, शायद उतने लक्की नहीं थे हमारे बैच वाले। हम लोग का जो है 2 सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन गया था, उसके बाद ही यहाँ आने को मिला। मतलब 2 सेम हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा था। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि JNU निकला कैसे था। मैंने और भी कहीं पे बताया था इस बारे में कि मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी सोशियोलॉजी का रहा है, लेकिन वो सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड क्या JNU के एंट्रेंस में पूरे तरीके से हेल्प करेगा, क्योंकि सारे लोगों का मेरे क्लास में BHU में मैं पढ़ा हो था सोशियोलॉजी का, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 लोग भी निकाल पाए थे मेरे क्लास से। DU में सोशियोलॉजी होती है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो क्या ये काफ़ी है? मेरे ख्याल से वो जो सिलेबस होते हैं और एंट्रेंस की तैयारी होते हैं उनमें फ़र्क होता है। ये बहुत लिमिटेड इसमें पढ़ाई करना होता है, क्या क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे सर आज भी याद है, आप भूल जाते हैं कभी कभी, मुझे याद है मैं जब पहला दिन क्लास गया था तो आपने बोला था कि आज तुम बस सुनो, कुछ तुम्हें यहाँ पे टाइप नहीं करना, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे उस टाइम में, ऑनलाइन आपने पढ़ाई थी। तो मैंने पहला दिन मैंने पहला क्लास देखा था और मेरा पीछे का छूट गया था बहुत सारा, 4-5 क्लास छूट गए थे।
वो मुझे बाद में सेंड कर दिया आपने, और जितने भी आपने लेक्चर मुझे सेंड किए बाद में, उसी को मैं लास्ट तक मैं देखता रहा, कई बार मैंने देखा था, और मुझे लगता है कि सारे सिलेबस वहाँ से कवर मेरे हो गए थे, जितने भी मेरे पास नॉलेज थे सोशियोलॉजी के। लेकिन वो जो लास्ट मिनट में जो बहुत सारे जो ज़रूरत होता है, बहुत सारे MCQ किस तरीके से लगाना है, और कुछ पार्ट्स हमेशा छूट जाते हैं, कितना भी आप पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि BA इनफ नहीं है। मैंने इतना देख लिया था, CUET में जब से होने लगा, मुझे नहीं मालूम, निहारिका बताएगी, लेकिन मैंने जब एंट्रेंस दिया था तो BA से पूरे क्वेश्चन नहीं थे। मुझे लग रहा था कि 60% BA थे और 40% MA थे। इग्नू का मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था कि आपने पूरा मतलब एक तरीके से बता दिया था, और इग्नू के भी मैंने मटेरियल पढ़े थे, उसमें MA को भी मैंने पढ़ा हुआ था उस टाइम में। गुड गुड गुड। हाँ पुष्कर, मैंने इसलिए तुम्हें कहा था कि क्लास में कुछ नहीं बोलना है कि पहले तो तुम समझो चीज़ों को। हो सकता है जो तुम बोलने जा रहे हो उसको मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, राइट। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता हूँ, दिन रात कभी भी कोई बात हो। स्टूडेंट तो तरह तरह की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कई बार मुझे हंसी आ जाती है, लेकिन स्टिल ये उनका अपनापन है, ये उनकी दोस्ती है, जिसको मैं सिंसियरली एक्सेप्ट करता हूँ। तो निहारिका, आप अपने जूनियर्स जो इस बार CUET की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या क्या गलतियाँ वो ना करें? क्या है कि हम जब किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं खुद को, तो हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें, और डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। पहले तो कि आपके पास सही गाइड करने वाला इंसान होना चाहिए, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक सोशियोलॉजी पे 75 किताब आपको मार्केट में मिलेगी, लेकिन उनमें से पढ़ना सबको नहीं होता है। आप एक ही बुक पढ़िए, 2 बुक पढ़िए, लेकिन उसका जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट को आप कितने अच्छे तरीके से आपने ग्रास्प किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा कि सिलेबस, गो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ओनली, क्योंकि जब NTA को एग्ज़ाम करा रहा होता है तो वो अपना एक सिलेबस भी जारी करता है, और उस सिलेबस से बाहर हमको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। वो हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बता देते हैं कि वो किस किस डेफिनेशंस, किस किस पार्ट से वो क्वेश्चंस पिक करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बुक्स आप कोई भी उठा सकते हैं, जो भी मेन स्ट्रीम बुक्स हैं जो कि यूजुअली लोग पढ़ते हैं, रिट्जर हो गई, हरलम्बस हो गई, मैंने तो कुमारा का भी पढ़ी है। और साथ में मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं चीज़ों को, तब तक आपको समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। डेफिनेटली निहारिका, बट एक बात मैं कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को या जो एस्पिरेंट्स हैं कि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है CUET के लिए। तो यहाँ पे 2 मैसेज हैं आपके लिए कि अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप अगर 0 से भी स्टार्ट करते हो तो भी आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योरली हो सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो बड़ी बड़ी वॉल्यूमनस किताबें हैं आप उनको पढ़ें। आप प्रिसाइज नोट से पढ़ सकते हैं, या आप इग्नू से पढ़ सकते हैं। इग्नू के नोट्स आपको पता है कि ज्ञानकोश पे फ्रीली अवेलेबल है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मैं, निहारिका, पुष्कर और भी लोग हैं, वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू ऑल सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, सो हेजिटेट नॉट टू कम्युनिकेट अस। पुष्कर, मैं एक बात तुमसे भी पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं और हाई कट ऑफ होता है, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट 2 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, 3 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि वो आगे रिग्रेट ना करें कि उनका 2 मार्क्स से छूट गया? एंट्रेंस के लिए जो तैयारी होती है बहुत स्पेसिफिक होती है। गलती मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया हूँ, बहुत सारे निकले हैं, बहुत नहीं निकले होंगे, तो गलती मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़ना, कम पढ़ना गलती है, लेकिन ज़्यादा पढ़ना भी एक तरीके से एग्ज़ाम के लिए पाप है। अगर आप ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में पढ़ाई आप न कर देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर होता है एंट्रेंस के लिए कि आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कम पढ़िए, लेकिन कम रिसोर्स को ज़्यादा बार पढ़िए। ये बेसिक या फिर कह लीजिए कि फंडामेंटल नेचर है इंडियन एंट्रेंस सिस्टम का। मुझे विदेश का नहीं मालूम है, लेकिन इंडिया में इसी तरीके से होता है कि आपके पास अगर कम रिसोर्सेज हैं और ज़्यादा बार अगर आप पढ़ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम जब आप देने जाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि MCQ में 4 ऑप्शन होते हैं। आप अगर ज़्यादा पढ़े होंगे तो आपको लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे बेटर है
कम पढ़े, ज़्यादा बार पढ़े, जिससे आप जितना जानते हैं उसको कम से कम सही मारे, सिली मिस्टेक ना करें। ये शायद हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में एक बात मैं कहना चाहूँगा गाइस कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है सब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल, आप बातें बना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आंसर आपके सामने होता है ऑप्शंस के रूप में, 4 ऑप्शंस, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शंस तक पहुंचना होता है। और वेरी ऑफन लोग सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते, गलत मार्क करके चलाते हैं, एंड देन दे रिग्रेट पूरे साल कि अरे मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, सिली मिस्टेक को कैसे ना करें, आप जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसमें आप थॉरो हो जाइए, कंफ्यूज ना रहें, राइट। चीज़ें आपके टिप ऑफ टंग पे हो। क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई मान लो कि थ्योरी है, जैसे स्ट्रक्चरेशन है, तो किसने दिया, तो ये टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए कि ओके ये एंथनी गिडेंस की थ्योरी है। कोई बुक है तो उसके ऑथर कौन है, वो आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। जैसे कि एक बुक है इंडियन विलेज, तो आपको पता होना चाहिए कि वो SC दुबे ने लिखा है। इंडियन बोले बुक इंडियन विलेज में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि एक और बुक है विलेज इंडिया जो कि मक्की मैरियट ने लिखा है। अगर मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज करना चाहूँ तो MN श्रीनिवास ने एक और बुक लिखा है इंडियाज़ विलेजेस। तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें सिमिलर होती है और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और फिर रॉन्ग मार्क करके चले आते हैं। शुरू में तो उनको लगता है कि अरे 75 में मेरे 70 तो आ ही जाएंगे, बट वो 5-7 दिन में उनका स्कोर घट के 45, 55, कुछ के 60 तक आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप चीज़ों को इतना अच्छे से पढ़ें, इतने प्यार से पढ़ें कि वो चीज़ें आपके टिप ऑफ टंग पे हो जाए। टिप ऑफ टंग पे होने से ये होगा कि आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और जब आप सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्कोर हाई होगा। और कटअप चाहे कितना भी हाई जाए दोस्तों, आपको तो बस एक सीट चाहिए, राइट। तो कभी भी होप लूज़ नहीं करना है, ओके। और भी कोई बात हो तो नीचे कमेंट में हम तीनों से पूछना चाहें आप स्पेसिफिकली, हाँ डेफिनेटली, और स्पेसिफिकली आप नाम लेके भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं साहिल हूँ, मैं इन दोनों का टीचर भी रहा हूँ, ये निहारिका है, ये पुष्कर है, तो आप डायरेक्टली भी किसी से कमेंट में पूछ सकते हो, एंड वी विल रिप्लाई दैट। पुष्कर वांट टू ऐड समथिंग? मैं ये बता रहा हूँ कि कटअप कितना भी हाई जाए, इस बार हाई कटअप गया है। मैं भी मानता हूँ, मैं जब कटअप को देखा था 92 आई थिंक गई थी 92%, तो मुझे भी लगा था ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन मोटिवेट होने के लिए या फिर आने के लिए जो आपको मोटिवेशन देगा ये है कि अभी जो रैंकिंग आई है सोशियोलॉजी की, NIRF जो है ऑल इंडिया रैंक 2nd आई है इसकी यूनिवर्सिटी में, और आई थिंक 68 आई है निहारिका, वर्ल्ड QS वर्ल्ड रैंकिंग में 68 आई है, और इंडिया में सोशल साइंस में हाईएस्ट ग्रेड पॉइंट सोशियोलॉजी को मिला है। तो ये काफ़ी बताने के लिए ज़्यादा डिमांड में होंगी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है कटअप तो हाई जाएगी ही। और हम लोगों ने अपना यहाँ पे अनुभव शेयर किया, हमने निहारिका ने। मैं चाहूँगा कि सर हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, सर का क्या अनुभव रहा सर, ये अगर कुछ बताए तो। देखो गाइज, टीचिंग को मैं बहुत रिलीजियसली लेता हूँ। जो भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन दूँ। लेकिन हाँ, तुमने सुन लिया था मेरी बात, मैंने कहा कि आज कुछ मत पूछो, बस क्लास अटेंड करो। लेकिन कई बच्चे होते हैं वो मानते नहीं हैं इन चीज़ों को, और वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, ओके। तो बात है कि आपको परफॉर्म करने के लिए पहले चीज़ें समझना होगा, फिर उस पे काम करना होगा, और फाइनल डे से पहले आपको वेल प्रिपेयर्ड होना होगा। और जब हाई कटअप की बात हो ही रही है तो मैं निहारिका से इसके पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूंगा कि निहारिका तुम्हें कैसा लग रहा था, और तुम्हारी फीलिंग क्या थी जब लोग कहते थे इस बार कटअप इतना जाएगा और तुम्हारे मार्क्स कम थे या ज़्यादा थे, क्या फील हुआ था? वो जो कहते हैं ना बटरफ्लाई इन स्टमक, तो वो क्या था वो उस वक्त? अपने फीलिंग को एक्सप्लेन करो। जब मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई, तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम ही अपना नंबर्स कैलकुलेट कर लिया था, मुझे पता था मेरे कितने सही हैं। तो मैंने डायरेक्ट अपने मेंटर को कॉल किया, मैंने पूछा कि साहिल सर मुझे लगता है इतने इतने आने वाले हैं मेरे। तो इन्होंने, और मैं काफ़ी डरी भी हुई थी, काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग थी, मुझे लगा क्वेश्चन काफ़ी इजी था तो शायद मेरा नहीं होगा, जो कि यूजुअली लोग सोचते हैं जब उनको क्वेश्चन इजी लगते हैं कि सब ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा होगा वो। तो साहिल सर ने यही कहा कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, मुझे पता है कि कट ऑफ्स कैसे होते हैं इन एग्ज़ाम्स के, सो डोंट वरी, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या होता है ना कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, आपके पास आपका रिज़ल्ट नहीं होता है, तब तक कुछ लोग आपको कहते हैं हाँ हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो जाएगा, या इट्स इन बिटवीन।
लेकिन सर ने मुझे एक ही बार बोला और उन्होंने बोला कि बस एक ही बार बोलूँगा कि हो जाएगा, और हो गया। तो सर का जो है वो कैलकुलेशन काफ़ी सही है इस मामले में, जो कि मैंने फील किया है। और एक थैंक यू अगेन। या यू मोस्ट वेलकम। और मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा रिजल्ट आया था और तुमने देखा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो हो गया है, तो तुम्हारा क्या था? जो लोग क्रिटिक थे या तुम खुद को क्रिटिक कर रहे थे कि शायद मेरा ना हो, तो वो क्या फीलिंग थी? मुझे लगता है कि सबसे आपको ओपिनियन नहीं लेना चाहिए। आप उन्हीं से डिस्कस करो चीज़ें जो आपको लेके पॉजिटिव है, जिन्होंने देखा है आपकी जर्नी कैसी रही है। सबसे अगर आप पूछते हो चीज़ें तो एग्जैक्टली आपके जर्नी के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो यू विल ऑलवेज गेट अ मिक्स्ड आंसर विच विल इवेंचुअली डीमोटिवेट यू। तो मेरे केस में तो साहिल सर वॉज देयर और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, काफ़ी मोटिवेटेड रखा। उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने मुझे एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन मुझे कह दिया था कि तुम्हारा हो रहा है। और समवेयर इन द माइंड मेरे दिमाग में था कि साहिल सर ने कहा है तो साहिल सर सही है, मेरा होगा, और इट हैपेंड। इन लाइट नोट निहारिका, तुमने मुझे मिठाई देने में बहुत देर क्यों किया था? चॉकलेट तो तुमने तुरंत ले लिया था, तो तुम एक्सप्लेन करो, ठीक है? सर सॉरी रहेगा उसके लिए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई थी इस वजह से, क्योंकि क्या था कि मेरा जो जर्नी था उसमें एक इंसान जो एज अ मेंटर जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, तो मैं चाहती थी कि मैं उनको जो है वो मिठाई खिलाऊं तो फ्रॉम माई ओन अर्न मनी। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट एंड नाइस एक्सक्यूज। अरे ये क्या बात हुआ? मिठाई तो मिठाई होती है, तुम पापा के पैसे से भी दे सकते थे। बट देन डियर, प्राउड ऑफ यू। पुष्कर, तुमने तो अभी तक मिठाई खिलाया नहीं मुझे। हाँ, मुझे याद है मेरा लॉकडाउन हो गया था, ये मैं बहाना बना सकता हूँ। हो गया था इंडिया का लॉकडाउन। उस टाइम में लॉकडाउन था, तो मैं ये बहाना बना सकता हूँ कि मैं आ नहीं पाया। लेकिन मुझे याद है जब हम यहाँ आए थे तो मैंने नहीं खिलाया था, लेकिन सर आप मुझे कॉफ़ी हाउस ले गए थे और आपने कॉफ़ी पिलाया था, और चॉकलेट आपने सारे लोगों को दिया था, जो भी सेलेक्ट हुए जो नहीं हुए सबको दिया था। तो मुझे शायद ये बात मालूम है कि आप शायद सबको चॉकलेट खिलाते हैं हर बैच में। वो चॉकलेट इसलिए खिलाता हूँ कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले सभी लोग, बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको चॉकलेट थोड़ा सा एनर्जी दे देता है, थोड़ा सा हैप्पीनेस दे देता है। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। सबसे ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली है नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, एवरीडे 4-5 घंटे की पढ़ाई, जिसमें आधा टाइम कम से कम रिवीजन पे दीजिए। सिर्फ आगे बढ़ के पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा। आप रिवाइज करें, क्वेश्चन सिलेबस से ही आना है। हाँ, कभी कभी ना वो मैं कहता हूँ कि जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो जादूगर होते हैं। क्यों जादूगर होते हैं? कि आपने देखा होगा ना, जादूगर होते हैं जैसे वो क्या है, सरकार क्या है वो, व्हाट इज़ दैट मैजिशियन? जादूगर गोगिया सरकार, या इस तरीके के बहुत सारे। वो अपने टोपी से ना, पीसी सरकार अपनी टोपी से ना खरगोश निकाल देते हैं। तो वैसे ही हमारे जो सेटर्स होते हैं ना एग्जाम क्वेश्चंस के, वो जादूगर होते हैं। कभी कभी अपनी टोपी से खरगोश निकालते हैं, यानी क्वेश्चन सिलेबस के बहुत बाहर से पूछ देते हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो भी मैं बताता हूँ। मेरे वीडियो को आप देखते रहें। और हालांकि इस तरीके के खरगोश 1-2 ही होते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि बहुत सारे होते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं होना है। और याद रहे दोस्तों कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस एज सच नहीं होता। लिंकेज तो इस्टेब्लिश किए ही जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिंकेज है, जो लॉज है उससे लिंकेज है। बहुत सारी सोसाइटी में चीज़ें हो रही, जैसे फार्म प्रोटेस्ट हो गया, अभी हिजाब को लेकर की जो आर्गुमेंट चल रहा है, तो क्वेश्चन कहीं से भी जोड़े जा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है अपनी आंखें थोड़ी सी खुली रखने की, थोड़ा लॉजिकल रहने की। और मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि JNU में 3 बड़े बड़े गेट हैं और वो बंद नहीं होते हैं कभी ही। तो यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम। जस्ट थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, आप JNU में आ जाओगे। और अब मैं पुष्कर से ये पूछूंगा कि पुष्कर, तुम BHU में थे, वो भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, लेकिन तुम JNU में आए तो तुम्हें कैंपस में और यहाँ के लोगों में, टीचर्स में, दोस्तों में क्या फ़र्क दिखा? क्या तुमको वाकई लगता है कि JNU का जितना ऑरा है वो होना चाहिए? बताओ। जब मैं BHU में था तो वहाँ पे मैं BA में था, शायद मैं बच्चा भी था उतना, मैं भी नहीं खुला था। लेकिन ये तो है कि
मैं BHU से नहीं सिर्फ JNU को कंपेयर करना चाहूँगा। मैंने और लोगों से भी बात किया है, JNU ओपन है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अलग पर्सपेक्टिव देता है आपको, पॉलिटिकली बहुत चार्ज है। BHU शायद उतना नहीं है, और अगर चार्ज है भी तो उस लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं चार्ज है। चाहे DU के भी जो साउथ कैंपस है उस लेवल के नहीं है। मेरे अनुभव में JNU आना चाहिए एक बार। अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं तो आपको कोशिश करनी ही चाहिए JNU आने की, नहीं तो आप मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन जो कुछ ज़िंदगी के पल हैं, जो स्टूडेंट लाइफ है, शायद आप मिस कर जाएंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन JNU ही सब कुछ नहीं है। अगर ये नहीं है तो और भी बहुत सारे जगह होते हैं। DSC में भी आप जा सकते हैं, DSC भी अच्छा माना जाता है मेरे ख्याल से सर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी MA के लिए अच्छा माना जाता है। तो हाँ, एक्सपीरियंस मेरे अच्छे हैं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका हो रहा है तो ज़रूर आना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। तो अब मैं निहारिका से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट वर्ड उन स्टूडेंट्स को कहें जो JNU के लिए सोशल साइंसेस में एस्पायर कर रहे हैं। JNU कैंपस जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट कैंपस है, और यहाँ हॉस्टल से लेके स्कूल एरियाज तक, सेंटर्स, हर जगह एक माहौल होता है जहाँ आप चीज़ें सीखते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप क्लास आते हो तो ही आप चीज़ें सीखते हो। आप अपने हॉस्टल रूम में भी अपने रूममेट से चीज़ें सीख रहे होते हो। यहाँ डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन का कल्चर है। तो बेसिकली ये आपके पूरे के पूरे पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, जो कि लाइफ टाइम आप जो है कंटिन्यू करते हो जिस चीज़ के साथ। दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों के लिए इट्स अ हेवन। आप रात के 1 बजे भी लाइब्रेरी से वापस आते हो तब भी आपको अपने सेफ्टी के इश्यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि ये कैंपस ही ऐसा बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास यहाँ एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, स्पेसेस हैं जहाँ आप पढ़ सकते हो। प्रोफेसर्स होते हैं हमारे, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हमको कभी भी कोई डिस्कशन करना होता है या कोई क्वेश्चन होती है तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। इसके अलावा सीनियर्स यहाँ हमारे जो होते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो जर्नी है, इट्स लाइक कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं और मिल सकती थी। तो आई एम लकी इन दिस पार्ट। और जितने भी लोग एस्पायर कर रहे हैं यहाँ के लिए, अच्छी मेहनत करें, बी पॉजिटिव अबाउट इट, और आप ज़रूर यहाँ आएंगे, कोई दो राय नहीं है इसमें। बस अपनी जर्नी को पॉजिटिव रखना है, और जैसा कि सर बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो सर गाइड करते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। हाँ, मैंने एक वीडियो भी बनाया है 15 पॉइंट और 15 स्टेप्स टू क्रैक CUET और JRF, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप JNU में आते हैं तो निहारिका मैम के साथ आप कॉफ़ी पीने के लिए ज़रूर आएँ। पुष्कर सर आपके साथ खूब सारी गप्पे मारेंगे, और लाइकवाइज मैं तो चॉकलेट खिलाऊंगा ही। इसी के साथ मैं पुष्कर को कहता हूँ, पुष्कर को माइक दे रहा हूँ कि वो लास्ट वर्ड स्टूडेंट्स को बोलें। मेरे ख्याल से अभी 2.5 महीने होंगे एग्ज़ाम के, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर आप मत भटकिए। अगर आपके पास प्रिसाइज अभी नोट्स हो जाए कहीं से, सर जैसे बताएंगे, तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होंगे। क्योंकि मैंने फिर क्लास में भी आके पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा, लेकिन जितना अच्छा सर ने मुझे बताया, मुझे लगता है इस लेवल का मैंने BHU में भी नहीं उस लेवल का मैंने चीज़ें देखी थी। तो थैंक यू सर। अगर मैं यहाँ हूँ तो आप सर, आपके वजह से शायद, आप बहुत बड़ी रीज़न है इसके। तो मैं यही बोलूँगा कि 2.5 महीना भटकना नहीं है, सेल्फ स्टडी पे भी आप ध्यान दे सकते हैं अच्छे ढंग से, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। हाँ पुष्कर, एक बात मैं भी कहूँगा कि तुमने भी बहुत मेहनत किया था, तभी तुम इतने अच्छे रैंक ला पाए थे। टीचर तो पढ़ाता सभी को है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के चीज़ों को सीखते हैं, टीचर पे यकीन रखते हैं कि हाँ ये टीचर है, ये बातें जो कह रहा है वो सही है। तो आई ऑल्सो रिगार्ड यू एज ए वेरी गुड एंड ब्राइट स्टूडेंट एंड विशिंग यू ऑल द लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गाइज़, अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करें। आप पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं निहारिका को या पुष्कर को या मुझे, एंड फिर वो रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो। एंड एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा कि JNU में 3 बड़े बड़े गेट्स हैं। अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करते हो तो दोज गेट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। प्लीज़ डू कम टू JNU इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर sociology MA. Thank you guys.